जैसा कि आपको पता है कि हमारा बायोलॉजी सीरीज में एक श्वसन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 2 ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमने पूर्ण किया था। अब उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है। और पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के पश्चात पूरा ग्लूकोज जिस तरह से अपघटन मतलब ग्लूकोज का जिस तरह से विघटन होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो समस्त क्रिया किस प्रकार चलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण किस तरीके से पूर्ण होता है। तो जैसा कि हम लोग थोड़ा पिछली बात करते हैं, हमें पता था कि हमारे पास ग्लूकोज था जो कि हमने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार किया था। वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से, ग्लाइकोलिसिस चरण जो कि हमने कहा था श्वसन के दो प्रकार है, ऑक्सी एवं और अनॉक्सी। और ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों ही श्वसन की पहला चरण जो होता है ग्लाइकोलिसिस वो समान होता है। लेकिन अनॉक्सी श्वसन जो था, अवायवीय श्वसन, वो तो ग्लाइकोलिसिस पर जाकर फिनिश हो गया, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो ऑक्सी श्वसन है, जिसको वायवीय श्वसन हम बोल रहे हैं, वो क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद भी आगे बढ़ता है। तो आगे किस प्रकार बढ़ता है तो वो देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि ग्लूकोज जो था वो ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से दो पायरुविक अम्ल का निर्माण कर रहा था। किसका निर्माण कर रहा था? दो पायरुविक अम्ल का। उसके पश्चात हमने कहा था कि जो पायरुविक अम्ल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश होने के बाद क्या होता है, वही प्रोसेस हम आज पढ़ने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके इसका ऑक्सीकरण दो पदों में पूर्ण होता है। कितने पदों में पूर्ण होता है? दो पदों में पूर्ण होता है। तो किस प्रकार होता है वो देखते हैं। देखो, दो पद में पहला पद तो होता है जनरल पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा। तो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, या इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब आगे देखते हैं। तो पहली स्टेप तो हमें पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, जिसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं। दूसरी स्टेप में होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। तो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उठाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो पायरुविक अम्ल के दो अणु मॉलिक्यूल जो हमने तैयार किए थे, जो कि हमने किसके माध्यम से, ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से बने थे। तो पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? ये जो पायरुविक एसिड होते हैं ना, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। चूंकि पायरुविक अम्ल दो थे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी कितने रहेंगे? दो रहेंगे। बात समझ में? इस पूरी प्रोसेस को होने में एक एंजाइम की हेल्प हमें मिलती है, जो कौन सा है? पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इस पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के माध्यम से ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में दो हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक एनएडी जो होता है वो दो हाइड्रोजन को मतलब एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रकार दो एनएडीएच2 का क्या कर देगा? निर्माण। तो भैया एक प्रोसेस तो हमारी ये हो गई। बिकॉज क्यों? क्योंकि पायरुविक अम्ल क्या करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता जाएगा, टूटता जाएगा, और उसके अंदर रहने वाली ऊर्जा हमारे क्या आती जाएगी? काम आती जाएगी। तो इस प्रकार पहली स्टेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई कि पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम में टूटा। एसिटाइल कोएंजाइम में जब वो बदला तो हमें पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की जरूरत हुई, उसके माध्यम से गया। फिर हमने इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन रिलीज हुए थे वो एनएडी द्वारा ग्रहण कर लिए गए। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन रिलीज हुए तो दो एनएडी ने दो हाइड्रोजन ग्रहण करके दो NADH2 का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। और इस प्रोसेस में CO2 भी क्या होती है? मुक्त हो जाती है, बाहर वायुमंडल में क्या होती है? रिलीज होती है। अब आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप। अब हमारे पास देखो पायरुविक अम्ल का बदल चुका है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब क्या होगा? अब हमारा अगला साइकिल अगली तरीके से उसका ऑक्सीकरण होने वाला है, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र, या इसी को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड चक्र, या इसी का एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखना, ये जो सेंट्रिक एसिड होता है ना, ये बात मैं जनरली बता रहा हूं क्योंकि ये कई बार पूछ भी लेते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इस सिट्रिक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए रहते हैं इसमें सिट्रिक एसिड के पीछे। तो इसलिए इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई TCA चक्र या क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र क्यों कहते हैं?
तो वहां आपको लगा बताना है कि भाई क्योंकि उसमें CHO जो COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वो कितने होते हैं, 3 जुड़े होते हैं, इसलिए उसको TCA साइकिल बोलते हैं। तो नाम याद रखना बेटा, क्रेब्स चक्र, सिट्रिक एसिड चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, जिसको हम बोलते हैं TCA साइकिल या TCA चक्र। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में देखना फिर पहले हम इसकी बेसिक भी देखेंगे। तो पहले देखो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम अब सीधे सीधे ट्रांसफर किसमें करेगा, क्रेब्स चक्र के अंदर ट्रांसफर करेगा। लेकिन उसके पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। सबसे पहले याद रखना ये जो क्रेब्स चक्र होता है ना, इस क्रेब्स चक्र को पूर्ण करने वाले समस्त एंजाइम कहां उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तथा कुछ एंजाइम होते हैं इसकी आंतरिक झिल्ली में। बात याद रखना, इस क्रेब्स चक्र को पूर्ण करने के लिए जिन एंजाइमों की आवश्यकता होती है वो सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स तथा उसकी आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होते हैं। अतः हम इस बात को कह सकते हैं कि भाई क्रेब्स चक्र कहां पूर्ण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। तो ये समस्त क्रिया कहां चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब किस प्रकार चलेगी देखते हैं। यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स चक्र के अंदर एंट्री होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सब कुछ हो रहा है, जब माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली और उसके मैट्रिक्स में जब एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होता है तो उसे सबसे पहले ग्रहण करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगर आपको नाम याद हो तो हमने C4 पौधों के अंदर बोला था कि C4 पौधों में जो प्रथम उत्पाद बनता है वो OAA होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि ऑलरेडी कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला है। याद रखना ये बात। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ना, ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। अब आगे देखो तो क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स चक्र में इंटर होता है तो क्रेब्स चक्र में इंटर होने पर इसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सबसे पहले ग्रहण करता है और ग्रहण करके साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम के माध्यम से इसे सिट्रिक एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है, सिट्रिक एसिड में बदल देता है। सिट्रिक एसिड के बारे में अभी बता ही चुका हूं, इसमें COOH कितने होते हैं, 3, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम के माध्यम से इसे सिट्रिक एसिड में बदल देगा। यहां तक की प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब ये क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा। कैसे, अब सिट्रिक एसिड जो है वो एकोनाइटेज एंजाइम के माध्यम से सिस एकोनिक एसिड में बदलेगा। किस में बदलेगा, सिस एकोनिक एसिड में बदलेगा। मतलब सिट्रिक एसिड जो होता है इसका ऑक्सीकरण एकोनाइटेज एंजाइम के माध्यम से सिस एकोनिक एसिड में हो जाएगा। वापस से इसी एंजाइम के माध्यम से सिस एकोनिक एसिड जो है वो पुनः किसमें, आइसोसेट्रिक एसिड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आइसोसेट्रिक एसिड में बदलेगा। इस पूरी प्रोसेस में जब ये सिस एकोनिक एसिड आइसोसेट्रिक एसिड में बदलेगा तब वो अपने जल के अणु को क्या कर देगा, त्याग देगा। मतलब सिस एकोनिक एसिड अपने जल के अणु को त्यागने के पश्चात आइसोसेट्रिक एसिड में क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। अब इस वाली प्रोसेस में थोड़ा सा अपचयन होगा, यहां पर थोड़ा सा अपचयन की प्रोसेस होगी जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होगा। देखो क्या होता है, आइसोसेट्रिक एसिड जो है ये आइसोसेट्रिक एसिड आगे चल के ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में बदलेगा। किसमें बदलेगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में। जब आइसोसेट्रिक एसिड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में बदलेगा तो यहां पर 2 हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। कितने हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, 2 हाइड्रोजन। जब आइसोसेट्रिक एसिड आइसोसेट्रिक एसिड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में जब बदलता है तो ये प्रोसेस किस एंजाइम से होती है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से होती है। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के माध्यम से जब ये ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में बदलेगा तो यहां पर 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे जिसको NAD ग्रहण करके NADH2 का निर्माण कर लेगा। याद रखना यहां पर एक NADH2 बन के हमारा क्या हो गया है, तैयार हो गया। तो जैसा कि हमने देखा कि आइसोसेट्रिक एसिड जो था वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के माध्यम से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में क्या हो गया, बदल चुका है। इस क्रिया में 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए जिसे NAD ने ग्रहण करके NADH2 का निर्माण कर दिया। तो हमारा पहला NADH2 तो यहां बनके क्या हो गया, तैयार हो गया और CO2 क्या हो जाती है, यहां पर मुक्त होती है। अब आगे चलते हैं, देखो क्या होता है। तो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जो है अब डी कार्बोक्सिलिक एंजाइम के माध्यम से
ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड अब बदल जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। हालांकि इस प्रोसेस में भी CO2 मुक्त होती है, किंतु इस वाली जगह पर एक क्वेश्चन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस पूरे क्रेब्स चक्र के अंदर एकमात्र अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ही एकमात्र ऐसा एसिड है जो कि 5 कार्बन वाला है। याद रखना कि क्रेब्स चक्र के अंदर वो कौन सा अम्ल है जो 5 कार्बन वाला है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है जो कि क्या होता है 5 कार्बन वाला, क्योंकि यहां पर जब CO2 रिलीज होती है तो एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जनरल सी बात है। अब देखो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो होता है वो डी कार्बोक्सिलिक एसिड के माध्यम से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बदल गया। अब वापस ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ये वापस से डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के माध्यम से वापस किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। जब ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाया तो इस जगह पर भी 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। उन 2 हाइड्रोजनों को NAD ग्रहण करके वापस क्या बना देगा, NADH2 बना देगा। तो अब देखो हमारे पास दूसरा NADH2 तैयार हो गया। पहला NADH2 यहाँ तैयार हुआ था, दूसरा NADH2 हमारा यहाँ तैयार हो गया। उसके 10 आगे देखते हैं तो सक्सिनिक कोएंजाइम ए जो है ये वापस से कौन सा, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम के माध्यम से किसमें बदल जाता है, सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ये सक्सिनिक एसिड में। और जो सक्सिनिक एसिड जो है इस जगह पर क्या होता है, GDP का, ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट का GDP का GTP में क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे GDP का में बदलता है GTP और ATP लगभग इक्वल समान होते हैं, ठीक है ना। तो GDP का में बदल जाता है, GTP में बदल जाता है। अच्छा, एक तरीके से ये भी हो सकता है कि ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जनरल ATP बनता है, क्योंकि GDP बोलो या ATP, जनरली GDP ATP इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना किसी प्रोसेस में एकमात्र ATP बन रहा है और कहीं भी ATP नहीं बना है इस पूरी प्रोसेस में। अब आगे देखते हैं तो ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है ये हमारा सक्सिनिक एसिड में बदला। अब सक्सिनिक एसिड जो होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के माध्यम से फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है। और फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण जब होता है तो यहां भी हाइड्रोजन रिलीज होता है। जिस प्रकार NAD हाइड्रोजन ग्राही है उसी प्रकार FAD भी एक हाइड्रोजन ग्राही होता है, जो वापस से FAD इन हाइड्रोजनों को एक्सेप्ट करके FADH2 बना देता है। बात समझ में आ रही। उसी प्रकार अब आगे प्रोसेस चलते हुए ये फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ये फ्यूमेरेज एंजाइम के माध्यम से मेलिक एसिड बना देता है। और मेलिक एसिड वापस से मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से OAA वापस ऑक्जेलोएसिटिक का निर्माण, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से मेलिक एसिड जब OAA बनाने लगता है तब वापस हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे फिर NAD जो होता है वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और NADH2 बना लेता है। ये तीसरी बार NADH2 का क्या हुआ, हमारा निर्माण। तो देखो सीधी प्रोसेस है, चक्र क्या होता है, पुनः चलता रहता है। अब आपको मेन बातें क्या रखनी है, देखो प्रोसेस तो ऐसा है, अगर हम लोग अगर जेट ICR के लेवल की बात करें तो जनरली हमें कोई साइकिल बनाने के लिए तो देगा नहीं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी याद रखनी होती है, ठीक है ना। और साइकिल बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही, जनरली हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश किया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रवेश हुआ तो पाइरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से वो एसिटाइल कोएंजाइम के दोनों में बदल गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे चलकर जैसे ही हम लोग का क्रेब्स में इंटर होगा तो वहां OAA इसे ग्रहण करेगा और इस प्रकार आगे प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि इस पूरे क्रेब्स चक्र के माध्यम में एकमात्र ऐसा एसिड बनता है जो 5 कार्बन वाला है, वो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अगली बात हमें याद रखनी है, पूरे क्रेब्स चक्र के अंदर 3 NADH2 का निर्माण होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्रकार कितने 3 NADH2 का निर्माण होता है और एक FADH2 का निर्माण होता है। FADH2 का निर्माण कितना होता है, एक ही FADH2 बनता है, ठीक है ना। उसके बाद एक GTP का निर्माण होता है, एक किसका निर्माण होता है, GTP। तो देखो क्या क्या बना, क्रेब्स चक्र के माध्यम से 3 NADH2 बने, एक FADH2 बना और एक GTP बना। प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार हमारा क्रेब्स चक्र क्या हुआ, संपन्न हुआ। अब प्रोसेस कैसे बढ़ती है, तो जनरली क्रेब्स चक्र पे आके एक तरीके से श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इसके अंदर जो कुछ पदार्थ या कुछ इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इन्हें वापस से वही ETS साइकिल में चलाया जाता है। ETS साइकिल वैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जहां पर बहुत सारे अलग अलग ग्राही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते जाते हैं और उनकी एनर्जी को स्टोर करते जाते हैं।
वो प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ग्लाइकोलिसिस चक्र। तो अब देखो इसकी मेन बातें पे डिस्कस करते हैं। देखो जैसा कि हमें पता है क्रेब्स चक्र के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में थे, ये बात हमारी क्लियर हो गई थी। कुछ आंतरिक झिल्ली में थे। इस प्रकार ये पूरी क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती। तो क्लियर हुआ ना कि ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से हमने 2 पायरुविक अम्ल बनाए और 2 पायरुविक अम्ल आगे चल के 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब बदले, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम आ गया। लेकिन एक बात बताओ, इस पूरे क्रेब्स चक्र के अंदर हमारी प्रोसेस 1 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए हुई। तो बात तो सीधी है ना कि क्रेब्स चक्र में अगर एक ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण करना है तो क्रेब्स चक्र को 2 बार घूमना पड़ेगा। कितनी बार घूमना पड़ेगा? 2 बार। या फिर ऐसा बोलो कि एक पूर्ण रूप से 2 पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण में क्रेब्स चक्र भी 2 बार घूमेगा, क्योंकि एक बार में तो एक ही एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण हो पाएगा, फिर दूसरे एसिटाइल के लिए वापस से दूसरी बार हमें क्रेब्स चक्र को चलाना पड़ेगा। तो याद रखना हमें कि ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक अम्ल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, उसके बाद अतः 2 बार क्रेब्स चक्र पूर्ण होगा भैया। क्रेब्स चक्र कितनी बार पूर्ण होगा? 2 बार पूरा होगा। तो याद रखना एक बार में 12 एटीपी बनते हैं। 12 एटीपी कैसे बन गए? देखना यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो, इससे समझ पाओगे तुम लोग। 3 NADH2 बन गए एक बार में, ये बात अभी क्लियर कर चुके हैं। एक FADH2 बन गया, ये भी क्लियर हो गया था। एक GDP बोलो या ATP बोलो, ये हमारा बन गया। तो 3, 1 और 1 ये सब बन चुके हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। ये बात याद रखना, एक NADH2 3 ATP के क्या होता है? बराबर होता है। और एक FADH2 जो होता है वो 2 ATP के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 2 ATP के बराबर। तो आप याद रख लो, एक बार में 3 NADH2, तो 3 NADH2 का मतलब होता है, डायरेक्टली क्लियर करो, अगर एक NADH2 में 3 ATP तो 3 NADH2 में कितने ATP हो गए? 9 ATP। अरे 9 ATP हुए ना, और 2 ATP कहां हुए? कहां हुए? यहां पर FADH2 से, क्योंकि एक FADH2 अगर रहेगा तो एक FADH2 बना, तो एक FADH2 में 2 ATP हुए। यहां पे क्लियर कर देते हैं। 3 NADH2 है तो भैया 3 NADH2 इंटू 1 ATP में 3 होते हैं, तो टोटल हो गया 9 ATP। फिर इससे 1 से बनते हैं 2 ATP, तो यहां पर कितने हो गए? 1 इंटू 2 बराबर 2 ATP। और 1 ATP कहां हो गए? यहां पर आ गया, ये जो जनरली बन रहा है, एक GTP बनता है ना, यहां पर 1 GTP बनता है, तो 1 GTP मतलब 1 ATP, तो ये लो 1 ATP। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 12 ATP हो गए ना। 12 ATP मतलब एक बार क्रेब्स चक्र को पूरा होने में 12 ATP बन रहे हैं। तो 2 बार में कितने ATP बन रहे हैं? 24 ATP। देखो कैसे, वो भी क्लियर हो रहा है। 3 NADH2 अगर एक बार में बने तो 2 बार में हो गए 6 NADH2। फिर उसके बाद एक FADH2, 2 बार में कितने हो गए? 2 FADH2। एक ATP बना एक बार में, तो 2 बार में हो गए कितने? 2 ATP। यहाँ पे 2 ATP, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, अब ATP से काउंटिंग करें तो एक NADH2 में 3 ATP, तो 6 दिया, कितने हो गए? 18 ATP। फिर इसी प्रकार यहाँ पर हो गए 4 ATP FADH2 से, और एक 2 ATP से बन रहे थे, 2 ATP, ये टोटल मिला के कितने हो गए? 24 ATP से बन गए। मतलब आपसे पूछा जाए कि क्रेब्स चक्र के अंदर कुल कितनी ऊर्जा लाभ होती है, ATP में पूछे तो 24 ATP। कुल कितने NADH2 बनते हैं तो 3 NADH2। अगर आपसे पूछे कि पूर्णतः एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कुल कितने NADH2 बनते हैं, अगर आपसे पूछे कि एक एसिटाइल कोएंजाइम के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने NADH2 बनते हैं, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम का पूछे तो 3, पूर्णतः ग्लूकोज का पूछे तो 6 NADH2, क्योंकि डबल होगा ना पूर्णतः ग्लूकोज में। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी बात, हमारी क्रेब्स चक्र वाली क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया में कुल कितनी ऊर्जा बन रही है। जैसा कि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस चक्र में 2 NADH2 बने थे और 2 ATP बने थे, ये लाभ था हमारा। तो दोनों का लाभ मिला के 3, तो इससे तो 3 दूना हो गए 6 और 2 इससे, टोटल 8 ATP बन गए, ठीक है। उसी प्रकार पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीकरण, देखो पायरुविक अम्ल के दौरान भी 2 NADH2 बन रहे, तो 6 यहां पर बन रहे हैं 6 ATP, क्योंकि 2 NADH2 में 3 × 2 = कितने हो गए? 6 ATP।
उसी तरीके से क्रेब्स के अंदर अभी देख लिया 24 एटीपी, जब सबको प्लस करोगे तो कितने मिलेंगे 38 एटीपी, जो कि स्टार्टिंग में हमारा हो चुका था कि श्वसन जो ऑक्सी श्वसन होता है उसके माध्यम से 38 एटीपी का क्या होता है निर्माण होता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस हुआ था ग्लूकोज से, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक, पायरुविक और क्रेब्स मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो जोड़ने वाली कड़ी कौन होती है, ये वाली रिएक्शन पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स को जोड़ने वाली क्या होती है, एक कड़ी होती है, या एसिटाइल कोएंजाइम इन दोनों को जोड़ता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम फिर यहां से सीधे किसमें प्रवेश करता है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हमने श्वसन की पूरी प्रोसेस हमने कंप्लीट करी। अगर इसमें से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पता है कि हर वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूं, तो मैं इस वीडियो में भी एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से क्लियर करता हूं, पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान कितने NADH2 का निर्माण होता है। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, श्वसन क्रिया के अंदर एक ग्लूकोज के पूर्णतः विघटन में ऑक्सीकरण के दौरान कितने NADH2 का निर्माण होता है, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप सब लोग इसका कमेंट जरूर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।